हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ CA मनोज गुप्ता और ऑल अबाउट जॉब वर्क सीरीज में आज हम बात करेंगे कि अगर कोई प्रिंसिपल जॉब वर्क के लिए कोई माल जॉब वर्कर के पास भेजता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, बिना किसी टैक्स की पेमेंट किए हुए, तो ऐसे में उसे किन किन कंडीशंस को फुलफिल करना होगा, कंप्लाई करना होगा। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि अगर कोई प्रिंसिपल कोई भी इनपुट्स या फिर कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर के पास भेजता है तो उसे सेल नहीं माना जाएगा, उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा और उस पर कोई भी टैक्स की पेमेंट की बात नहीं होगी। लेकिन इसके लिए प्रिंसिपल को कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होगा, कंप्लाई करना होगा। तो वो कंडीशंस क्या है, आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए अगर आप GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जॉब वर्क क्या होता है। जॉब वर्क बेसिकली किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की गुड्स पर कोई ट्रीटमेंट अप्लाई करना, कोई प्रोसेस अप्लाई करना और उसके बाद वह गुड्स उसको वापस कर देना। जो यह प्रोसेस अप्लाई करता है, ट्रीटमेंट अप्लाई करता है, उसको जॉब वर्कर कहा जाता है। और जिस व्यक्ति से ये गुड्स बिलोंग करती है उसको प्रिंसिपल कहा जाता है। जो भी ट्रीटमेंट, जो भी प्रोसेस अप्लाई की जाती है उसको जॉब वर्क कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 अगर कोई भी प्रिंसिपल किसी जॉब वर्कर को कोई भी गुड्स सेंड करता है, इनपुट सेंड करता है, ऐसे में यह सप्लाई नहीं मानी जाएगी और इस पर प्रिंसिपल को कोई भी GST पे नहीं करना होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई हैं और साथ ही प्रिंसिपल को इंटीमेशन देनी होगी कि उसने किस किस गुड्स को जॉब वर्क के लिए भेजा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात अच्छे से समझनी चाहिए कि जो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स की बात की गई है वह प्रिंसिपल के लिए की गई है। पर्टिकुलरली जिस माल को, जिन इनपुट्स और कैपिटल गुड्स को जॉब वर्क के लिए भेजा जा रहा है उन पर कोई भी GST पे नहीं करना है। दैट मीन्स उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा और कोई टैक्स की बात नहीं होगी। लेकिन जॉब वर्कर के द्वारा जो जॉब वर्क की जाती है वह एक टैक्सेबल सप्लाई है और अगर जॉब वर्कर GST लॉ के तहत रजिस्टर्ड है तो ऐसे में वह प्रिंसिपल से जो भी चार्ज करेगा जॉब वर्क के लिए उस पर उसको GST पे करना होगा। यहाँ पर अगर जॉब वर्कर 100 रुपये जॉब वर्क के लिए चार्ज करता है तो ऐसे में उसको GST @ 18% चार्ज करना होगा। यहाँ पर जॉब वर्कर के लिए कोई भी एग्जेम्पशन नहीं दी गई है। बेसिकली कहा गया है कि प्रिंसिपल अगर कोई भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स भेजता है जॉब वर्कर के पास जॉब वर्क के लिए तो ऐसे में उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा और उस पर कोई भी टैक्स की बात नहीं होगी। इसी तरह हमने देखा था कि जब एक प्रिंसिपल जॉब वर्कर को माल भेज देता है और जॉब वर्कर जॉब वर्क करने के बाद किसी दूसरे जॉब वर्कर को वह इनपुट्स या कैपिटल गुड्स भेजता है तो ऐसे में उसको भी सेल नहीं माना जाएगा और उस पर भी GST की बात नहीं होगी। लेकिन दूसरे जॉब वर्कर के द्वारा जो भी जॉब वर्क किया जाएगा और उसके लिए वह जो भी चार्ज करेगा वह एक टैक्सेबल सप्लाई रहेगी और अगर वह जॉब वर्कर GST लॉ के तहत रजिस्टर्ड होगा तो वह GST चार्ज करेगा। हम बात करते हैं कि वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं जो एक प्रिंसिपल को कंप्लाई करनी होगी। इसके रिगार्डिंग हमें बताता है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लोज A। ब्रिंग बैक इनपुट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क और अदरवाइज और कैपिटल गुड्स अदर देन मोल्ड, डाइज, जिग्स एंड फिक्चर्स और टूल्स within 1 year and 3 years respectively of their being sent out to any of his place of business without payment of tax। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि अगर कोई प्रिंसिपल इनपुट्स या कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर के पास भेजता है तो इन केस ऑफ इनपुट्स विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर वो इनपुट्स प्रिंसिपल को जॉब वर्कर के पास से वापस अपने किसी भी प्लेस ऑफ बिजनेस पर लेकर आने होंगे। और इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स 3 साल के अंदर कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर से वापस अपने किसी भी प्लेस ऑफ बिजनेस पर लेकर आने होंगे। यहाँ पर मिस्टर X अगर कोई भी इनपुट्स जॉब वर्कर के पास मिस्टर Y के पास भेजते हैं तो उनको 1 साल के अंदर वो सभी इनपुट्स अपने किसी भी प्लेस ऑफ बिजनेस पर वापस लेकर आने होंगे। और अगर 1 साल से पहले ही अगर आपकी जॉब वर्क कंप्लीट हो जाती है तो जॉब वर्क कंप्लीट होने के बाद वो इनपुट्स आपको प्लेस ऑफ बिजनेस जो भी आपका है वहां पर लेकर आने होंगे।
फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा गया ब्रिंग बैक इनपुट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क और अदरवाइज और कैपिटल गुड्स अदर देन मोल्ड, डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स और टूल्स। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जो प्रिंसिपल है वह किसी जॉब वर्क को कराने के लिए जॉब वर्कर के पास इनपुट्स या फिर कैपिटल गुड्स के साथ कुछ डाइज, कुछ जिग्स एंड फिक्सचर्स और कुछ टूल्स भी साथ में देता है जो कि उसकी जॉब वर्क के लिए हेल्प करते हैं। जनरली ये डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स और ये टूल्स जॉब वर्क करते हुए कंज्यूम कर ली जाती है। दैट मीन्स जॉब वर्क के टाइम ये खत्म हो जाती हैं। अगर कुछ बचती भी हैं उनकी वैल्यू बहुत ही नॉमिनल रह जाती है। यहाँ पर कहा गया कि 1 साल और 3 साल के अंदर आपको जो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स वापस लेकर आने हैं, तो यहाँ पर आप मोल्ड एंड डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स और टूल्स को छोड़कर जो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स है वह वापस ला सकते हैं। दैट मीन्स आपको मोल्ड एंड डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स और टूल्स के लिए यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। आप चाहे तो उनको 1 साल के बाद भी वापस मंगा सकते हैं अगर वो बच जाते हैं, और अगर नहीं बचते हैं तो इन दैट केस कंज्यूम होने की वजह से आप उनको वापस लेकर आ भी नहीं सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो 1 साल और 3 साल की कंडीशन दी गई है वह इनपुट्स और कैपिटल गुड्स के लिए दी गई है। अगर प्रिंसिपल के द्वारा कोई मोल्ड एंड डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स और टूल्स अगर साथ में दिए जाते हैं, वो वापस लाने के लिए 1 साल की या 3 साल की कोई कंडीशन नहीं है। आप आफ्टर 1 ईयर और 3 ईयर भी उनको वापस ला सकते हैं। आई होप सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लोज ए आपको क्लियर है। Bring back inputs after completion of job work or otherwise or capital goods other than mold and dies, jigs and fixtures or tools within 1 year and 3 years respectively of their being sent out to any of his place of business without payment of tax। तो यहाँ पर प्रिंसिपल के द्वारा जो भी इनपुट्स और जो भी कैपिटल गुड्स जो वर्क के लिए भेजी जाती हैं वह 1 साल के अंदर आपको इनपुट्स वापस लेके आने हैं और 3 साल के अंदर आपको कैपिटल गुड्स वापस लेकर आनी है। प्रिंसिपल अपने किसी भी प्लेस ऑफ बिजनेस पर यह वापस ला सकते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स वह दिल्ली में है और वह जॉब वर्क के लिए यूपी उत्तर प्रदेश में कोई माल भेजते हैं और यूपी उत्तर प्रदेश में ही उनका दूसरा रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो ऐसे में जॉब वर्कर के द्वारा जॉब वर्क कंप्लीट करने के बाद वह माल को अपने यूपी वाले रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस पर भी ला सकते हैं। बात आती है कि अगर 1 साल और 3 साल के अंदर इनपुट्स और कैपिटल गुड्स वापस नहीं लाए जाते हैं तो ऐसे में क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर ऐसे में इनपुट्स 1 साल के अंदर और कैपिटल गुड्स 3 साल के अंदर प्रिंसिपल के द्वारा वापस नहीं लाई जाती है तो यह एक सप्लाई मान ली जाएगी, इसको सेल मान लिया जाएगा और इस पर प्रिंसिपल को टैक्स पे करना होगा। तो अगर प्रिंसिपल के द्वारा कोई कैपिटल गुड्स सेंड की जाती है जॉब वर्क के लिए और 3 साल के अंदर वह उसको वापस नहीं लाते हैं तो ऐसे में वह भी सेल मान ली जाएगी, उस पर भी प्रिंसिपल को जीएसटी पे करना होगा। अब यहाँ पर एक बात आती है कि मान लीजिए मिस्टर एक्स के द्वारा कोई मशीन जॉब वर्क के लिए मिस्टर वाई के पास भेजी जाती है और मिस्टर वाई के जॉब वर्क कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली वहीं से कस्टमर को सेल कर दी जाती है। तो ऐसे में क्या 1 साल की और 3 साल की कंडीशन एप्लीकेबल होगी या नहीं। तो यहाँ पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में कहा गया सप्लाई सच इनपुट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क और अदरवाइज और कैपिटल गुड्स other than mold and dies, jigs and fixtures or tools within 1 year and 3 years respectively of their being sent out from the place of business of a job work on payment of tax within India or with or without payment of tax for export as the case may be। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर प्रिंसिपल के द्वारा जॉब वर्कर से वापस इनपुट्स या कैपिटल गुड्स नहीं लाई जाती है और डायरेक्टली वहीं से कस्टमर को सेल कर दी जाती है, वहीं से सप्लाई कर दी जाती है, तो ऐसे में अगर वह विद इन इंडिया ही सेल की जा रही है तो उस पर प्रिंसिपल को टैक्स पे करना होगा, उसको सेल माना जाएगा। अगर एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो ऐसे में दोनों ऑप्शन है प्रिंसिपल के पास, वह विद और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि उस केस में हमें एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस देखने होंगे, लेकिन अगर विद इन इंडिया सेल की जाती है तो उस पर टैक्स पे करना होगा प्रिंसिपल को, और अगर एक्सपोर्ट किया जाता है तो विद पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट कर सकता है और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट कर सकता है। उस केस में एक्सपोर्ट वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे।
ऐसे में जो यह सेल की जा रही है, यह मिस्टर वाई जो कि जॉब वर्कर है उनकी सेल नहीं मानी जाएगी, यह इन द हैंड ऑफ मिस्टर एक्स ही सेल मानी जाएगी। मिस्टर एक्स को ही इस पर टैक्स पे करना होगा। साथ ही यहाँ पर कुछ और कंडीशंस लगाई गई, जैसा कि जॉब वर्कर के प्लेस ऑफ बिजनेस से ही गुड्स सेल आउट की जा रही है कस्टमर्स को, तो यहाँ पर कहा गया दो ही कंडीशंस में जॉब वर्कर के प्लेस ऑफ बिजनेस से सेल की जा सकती है, सप्लाई की जा सकती है प्रिंसिपल के द्वारा। नंबर 1, वेयर द जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25। अगर जॉब वर्कर सेक्शन 25 के तहत रजिस्टर्ड है तो ऐसे में जॉब वर्कर के प्लेस ऑफ बिजनेस से सेल की जा सकती है मिस्टर एक्स के द्वारा। नंबर 2, वेयर द प्रिंसिपल इज इंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। अगर जो सेल की जा रही है वह उन गुड्स की है जो कमिश्नर के द्वारा नोटिफाई किए गए हैं, तो ऐसे में भी प्रिंसिपल के द्वारा जॉब वर्कर के प्लेस ऑफ बिजनेस से सप्लाई की जा सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है तो ऐसे में क्या होगा? अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है तो ऐसे में जो प्रिंसिपल है उनको जॉब वर्कर का प्लेस ऑफ बिजनेस है वह एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड कराना होगा अंडर जीएसटी लॉ, और उसके बाद ही वो जॉब वर्कर के प्लेस ऑफ बिजनेस से सप्लाई कर पाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे में प्रिंसिपल अनरजिस्टर्ड जॉब वर्कर के प्लेस ऑफ बिजनेस से सप्लाई नहीं कर सकता है, provided that the principal shall not supply the goods from the place of business of a job worker in accordance with the provision of section 143 subsection 1 clause b unless the said principal declares the place of business of the job worker as his additional place of business। तो अगर प्रिंसिपल जॉब वर्कर के प्लेस ऑफ बिजनेस से सप्लाई करना चाहता है तो ऐसे में उसको जॉब वर्कर का प्लेस ऑफ बिजनेस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड करना होगा। ठीक कहा गया एक्सेप्ट इन ए केस वेयर द जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 और वेयर द प्रिंसिपल इज एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। तो कहा गया कि अगर जो जॉब वर्कर है वह रजिस्टर्ड जॉब वर्कर है जीएसटी लॉ के तहत, तो ऐसे में उसके प्लेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही कहा गया कि अगर कोई ऐसी गुड्स सप्लाई की जा रही है जो कमिश्नर के द्वारा नोटिफाई की गई है तो ऐसे में भी जॉब वर्कर के प्लेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कोई मशीन भेजते हैं जॉब वर्क के लिए तो यह एक सेल नहीं मानी जाएगी, और मिस्टर वाई के द्वारा जॉब वर्क कंप्लीट करने के बाद जो मिस्टर एक्स है वह उस मशीन को कस्टमर को बेच देते हैं डायरेक्टली मिस्टर वाई के प्लेस ऑफ बिजनेस से ही। तो ऐसे में अगर मिस्टर वाई रजिस्टर्ड है जीएसटी लॉ के तहत तो यह सेल प्रिंसिपल के द्वारा की जा सकती है और इस पर प्रिंसिपल को टैक्स पे करना होगा। दूसरा, अगर मिस्टर वाई जो जॉब वर्कर है वो जीएसटी लॉ के तहत रजिस्टर्ड, ऐसे में यह डायरेक्ट सप्लाई नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर जो प्रिंसिपल है वह प्लेस ऑफ बिजनेस जो जॉब वर्कर का है उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर देते हैं तो ऐसे में वह सप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद अगर कोई कमिश्नर के द्वारा नोटिफाइड गुड्स सेंड की जा रही हैं और मिस्टर वाई जॉब वर्कर है और वो जीएसटी लॉ के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे में भी यहाँ पर जॉब वर्कर है उसके प्लेस ऑफ बिजनेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर, यहाँ से भी डायरेक्ट सप्लाई प्रिंसिपल के द्वारा की जा सकती है कस्टमर को, इसको सेल माना जाएगा और इस पर प्रिंसिपल को टैक्स पे करना होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको काफ़ी कुछ अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रिंसिपल के द्वारा अगर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कोई इनपुट्स या कैपिटल गुड्स जॉब वर्क के लिए सेंड किए जाते हैं तो ऐसे में प्रिंसिपल को किन किन कंडीशंस को कंप्लाई करना है। आज की हमारी ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। जो भी हमने डिस्कस किया है उसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वर्क के रिगार्डिंग हम काफ़ी कुछ और डिस्कशन करेंगे अपनी आने वाली वीडियोज़ में। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।